साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, है ना। जितने भी हमारे साथी हैं दोस्तों, लाइक जरूर करना है आपको। और 2020 टेस्ट सीरीज ऐप पर बिल्कुल फ्री दोस्तों, है ना। इस 2020 टेस्ट सीरीज में आप भाग ले सकते हैं। सप्ताह में 2 दिन होती है, रविवार और गुरुवार, ठीक है। तो जिनको भी दोस्तों इस सीरीज में भाग लेना है वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। और दोस्तों ये चतुर्थ बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से। तो जिन भी साथियों को इसमें एडमिशन लेना है, इसमें दोस्तों आपको रिकॉर्डेड कोर्स तो पूरा मिलेगा ही, विस्तृत अध्ययन, टेस्ट, ट्रिक, सारी चीजें यहां पर मिलने वाली है, प्लस लाइव क्लास है ना। तो जल्दी से दोस्तों इसमें सभी लोग ज्वाइन हो जाएं, वीडियो को लाइक कर दें और सभी लोग दोस्तों शेयर जरूर कर दें, ठीक है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो ले सकते हैं बम्पर तरीके से। निचोड़ क्लासें स्टार्ट हैं दोस्तों, निचोड़ क्लासें अभी स्टार्ट हुई हैं 21 जून से। आप उन क्लासों में अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके नजदीक ही बहुत सारे एग्जाम हैं आपके, है ना। तो ये एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों निचोड़ पढ़ाया जा रहा है हिंदी साहित्य का। आप उसमें एडमिशन लेकर के अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। सभी लोग तैयार हैं? तो आज का यहां पर अपना पहला जो प्रश्न होगा दोस्तों वो ये है ना। आपको बताना है वसीयत नाटक के लेखक कौन है। वसीयत नाटक के लेखक कौन है आपको चयन करना है। भगवती चरण वर्मा है, नांग बोडस हैं, निराला है या फिर जयशंकर प्रसाद हैं। ये 4 में से आपको चयन करना है। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर देना। वसीयत नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, आपको उत्तर बताना है। बताइए जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। वसीयत नाटक के लेखक आपको चयन करना है। और यहां पर सीधा क्वेश्चन सभी लोग बता रहे हैं, है ना। और बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने ये बताया, लेकिन आपको याद रख लेना दोस्तों कि वसीयत नाटक ये 2 दोस्तों लेखकों का है। एक तो भगवती चरण वर्मा का भी है और दूसरा नाग बोडस का भी है। यानी कि यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। कभी अगर वसीयत पूछा जाए, बोले वसीयत भगवती चरण, है ना। कई लोग क्या करते हैं, अपनी जो वसीयत होती है वो भगवती के नाम कर जाते हैं, है ना। और कई की वसीयत पे नांग राज करता है, नांग, है ना। तो याद रख लेना, ये वसीयत नाटक भगवती चरण वर्मा का भी है और नाग बोडस का भी है, ठीक है। दोनों चीजें आप लोग याद रखना। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तीसरा हाथी नाटक के लेखक कौन है। तीसरा हाथी नाटक के लेखक कौन है। अच्छा प्रश्न है, सभी लोग लाइक जरूर कर देना। रमेश बख्शी है, शरद जोशी है, प्रेमचंद हैं या फिर धर्मवीर भारती हैं। तीसरा हाथी नाटक के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तीसरा हाथी बताना है ये नाटक किसका है। आपका एग्जाम दोस्तों जल्दी ही जल्द होने वाले हैं। जैसे अभी आया है टीजीटी का 7-8 अगस्त, पीजीटी का 17 से 18 अगस्त, है ना। तो इस एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत अच्छी तैयारी करना है। तीसरा हाथी नाटक के लेखक कौन माने जाते हैं, इसका उत्तर आपको बताना है। तो बहुत सारे लोगों को पता है दोस्तों कि तीसरा हाथी जो नाटक है ना, वो नाटक है किसका, रमेश बख्शी का। किसका है, रमेश बख्शी का। अब यहां पर देखो, थोड़ा सा यहां पर देख लो, है ना। तीसरा हाथी ये नाटक है रमेश बख्शी का। अंधों का हाथी, है ना, अंधों का हाथी दोस्तों ये नाटक है शरद जोशी का। अंधों का हाथी शरद जोशी का। और पागल हाथी, है ना, ये लघु कथा है प्रेमचंद की। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि तीसरा हाथी नाटक किसका है, आप क्या बताओगे, रमेश बख्शी। आपसे पूछा जाएगा अंधों का हाथी नाटक किसका है, तो आप क्या बताओगे, अंधों का हाथी दोस्तों शरद जोशी। और पागल हाथी ये लघु कथा है किसकी, प्रेमचंद की, ठीक है। तो ये अंधों का हाथी और तीसरा हाथी में कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तीसरा हाथी रमेश बख्शी, अंधों का हाथी शरद जोशी, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। अभिमान मेरू किसे कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार लाइक जरूर कर दें दोस्तों अपने मित्रों को। जिन भी साथियों ने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। वहां पर आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी की जाती है सप्ताह में 2 दिन, है ना। और अभिमान मेरू किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। पुष्पदंत को, विद्यापति, मेरू तुंग या फिर नाभादास। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है। चलिए
तो कौन कौन ऐसे साथी हैं जो सही उत्तर बता पाते हैं और कौन कौन कंफ्यूज होकर गलत की ओर मुड़ जाते हैं, है ना। लगभग बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है ना। कुछ लोगों ने उत्तर बस गलत सी पे पहुंच रहे हैं, कुछ लोग सी पे मेरू देखकर कुछ लोग सी पर पहुंच जा रहे हैं, लेकिन अच्छा उत्तर है ना, बहुत बढ़िया। 95 लोगों ने ए नंबर बताया है, पुष्पदंत। पुष्पदंत यानी कि आपका जो एक नंबर है, इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरू कहा था दोस्तों, पुष्पदंत ने, है ना। इसको आपको याद रख लेना है। इन्हें अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? इन्हें अपभ्रंश का भावभूति कहा जाता है। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें कहा था और अभिमान मेरू इन्होंने अपने आप को कहा था। और पुष्पदंत का एक ग्रंथ है दोस्तों, कौन सा? महापुराण। महापुराण है, आपको पता है इस महापुराण में 63 सलाका पुरुषों, कितने सलाका पुरुषों? 63 सलाका पुरुषों का दोस्तों इसमें वर्णन मिलता है, किसमें? महापुराण में। और ये रचना किसकी है? पुष्पदंत की है, आपको पता होगा, है ना। अब यहां पर अपन देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है? उत्तरार्ध भक्तमाल बताना। अभी तक आपने भक्तमाल पढ़ी और अब उत्तरार्ध भक्तमाल, दोनों ही रचनाएं पूछी जाती हैं। एक तो भक्तमाल आपसे पूछी जाती है, दूसरी उत्तरार्ध भक्तमाल भी आपसे पूछी जाती है। अब आपको कंफ्यूज रहता है उत्तरार्ध भक्तमाल में और भक्तमाल में, ठीक है। तो बताइए, भारतेंदु, नाभादास, प्रियादास या फिर हेमचंद्र? तो ये 4 विकल्प हैं आपके और 4 में से उत्तरार्ध भक्तमाल आपके लिए पूछा गया है। देखते हैं कौन कौन कंफ्यूज होता है यहां पर। लगभग, है ना, बहुत बढ़िया, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, है ना। कार्तिक जी कंफ्यूज, प्रतिमा जी कंफ्यूज, बहुत बढ़िया, हो जाओ कंफ्यूज, है ना। अब सभी लोगों ने पढ़ा कि सर भक्तमाल, अब भक्तमाल आ जाता तो आप आंखें बंद करके लगा देते हो नाभादास, लेकिन आपको याद रखना है उत्तरार्ध भक्तमाल के जो रचनाकार हैं दोस्तों, वो रचनाकार कौन है? भारतेंदु जी। कौन है? भारतेंदु जी। और यहां पर आपको याद रख लेना है, ठीक है, यहां पर अपन को याद रखना है कि उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भारतेंदु जी, ठीक है। और भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास, ठीक है। और भक्तमाल की टीका किसने लिखी? तो टीका लिखी प्रियादास ने। ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं, उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु, भक्तमाल नाभादास, है ना। और दोस्तों आपको पता होगा कि भक्तमाल की जो टीका लिखी वो किसने लिखी? प्रियादास ने लिखी, प्रियादास ने, है ना। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्तमाल की टीका किसने लिखी, तब आपको बताना प्रियादास ने, है ना। उत्तरार्ध भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भारतेंदु, ठीक है। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको बताना, महापात्र किससे कहा जाता है? महापात्र किससे कहा जाता है? निराला को, नरहरि, बंदीजन को, रहीम या फिर विद्यापति को? एक रचना अपन ने पढ़ी थी दोस्तों, आज ही पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? महाप्रस्थान। महाप्रस्थान रचना किसकी है? महाप्रस्थान ये किसकी रचना है? और यहां महापात्र दिया है, तो महापात्र के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइए, निराला जी हैं क्या, नरहरि, बंदीजन, रहीम या फिर विद्यापति? महापात्र किससे कहा जाता है? महापात्र किससे कहा जाता है, सभी को बताना है। और अब टोटल रिवीजन क्लासें चलेंगी दोस्तों, यानी कि पहले जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं उन्हीं क्वेश्चनों को अपन यहां पर फिर से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सीरीज को लेकर के आएंगे हम। और महापात्र किससे कहा जाता है इसको आपको पढ़ना है, तब आपका उत्तर हो जाएगा। बोले सर निराला को कहा जाता है ना। महापात्र किसे कहा जाता है? निराला को कहा जाता क्या? बताइए। महाप्रस्थान के रचनाकार कौन है? महाप्रस्थान दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना है कि महापात्र दोस्तों निराला को नहीं कहा जाता, नरहरि बंदीजन को कहा जाता है। जबकि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है महाप्राण, महाप्राण किसे कहा जाता है? तो महाप्राण निराला को कहा जाता है, इसको आपको समझ लेना है, ठीक है। महाप्राण। अब यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। आपसे पूछा गया महापात्र, ऑप्शन में था निराला, आपने निराला लगा दिया, लेकिन आपको याद रखना है कि महापात्र कहा जाता है नरहरि बंदीजन को और महाप्राण कहा जाता है दोस्तों किसको? निराला को, है ना। और एक महाप्रस्थान एक दोस्तों रचना है, वो किसकी है? नरेश मेहता की, नरेश मेहता की, ठीक है। महाप्रस्थान रचना किसकी है? नरेश मेहता की। ओके, समझ गए सभी लोग। महापात्र, महापात्र, नरहरि बंदीजन, महाप्राण,
निराला। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन, उसने कहा था कि रचनाकार कौन है। इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे सरल क्वेश्चन पूछ लिया गया। कई बार ये रचनाएं पूछी गई हैं दोस्तों, है ना। जिनको इसका सन याद है, उसने कहा था, ये जो कहानी है वो सन भी कमेंट में लिखेंगे। उसने कहा था, ये बताना है कि रचनाकार कौन माने जाते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शैलेश मटियानी, नागार्जुन या फिर दिनकर। उसने कहा था कि रचनाकार कौन है। उसने कहा था कि रचनाकार कौन है ना। इस सीरीज को अपन 1-2 दिन में खत्म करेंगे। उसके बाद 1000 प्रश्नों की जो ओल्ड पेपर अपन ने 1000 प्रश्नों की सीरीज है उसको लेकर के आगे चलेंगे, है ना। उसने कहा था कि रचनाकार कौन है, और उसने कहा था कि आपने बताया कि सर ये रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है ना। 1915 इसका रचना काल है, सभी को पता है। लेकिन एक चीज और आपको याद रखना है, उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी, और तुमने कहा था नागार्जुन। तुमने कहा था नागार्जुन, ठीक है, तुमने कहा था नागार्जुन। उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी, और उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बोले सर ये 3 क्वेश्चन आ गए। सबसे पहला क्वेश्चन तो आ गया दोस्तों कि उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फ्लैशबैक शैली में लिखी गई ये दोस्तों कहानी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, 1915 की ये कहानी थी, है ना। उसने नहीं कहा था ये शैलेश मटियानी की है, और उसने, है ना, तुमने कहा था नागार्जुन। और नागार्जुन का जन्म तो सभी लोगों को पता है 1911 में हुआ था नागार्जुन का जन्म। लेकिन आपको नागार्जुन के बारे में एक चीज और याद रखनी है कि सर इन्हें आधुनिक काल का कबीर भी कहा जाता है। कबीर के बाद ऐसे व्यंग्यकार दोस्तों आधुनिक काल में अगर कोई हुए हैं तो वो हुए हैं कौन? नागार्जुन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आदि काल को चारण काल किसने कहा? इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब इतना अच्छा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही आना चाहिए। आदि काल को चारण काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन या फिर दिनकर ने। आदि काल को चारण काल किसने कहा? आदि काल को चारण काल किसने कहा? लिखिए जल्दी से, आदि काल को चारण काल किसने कहा? बहुत सारे यहां पर 4-5 ऑप्शन है आपके पास। राम कुमार वर्मा है, ग्रियर्सन है, तो आपका उत्तर क्या लगाएंगे आप लोग, है ना? आपको पता है कि सर राम कुमार वर्मा ने भी कहा है और ग्रियर्सन ने भी कहा है ना। लेकिन सबसे पहले ग्रियर्सन ने कहा। इसको दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि इन दोनों ने, राम कुमार वर्मा और ग्रियर्सन दोनों ने कहा है आदि काल को चारण काल। अब दोनों ने कहा है तो दोनों आपको उत्तर याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको सामने इसलिए रखे गए हैं ताकि आपको समझ में आए कि दोनों कौन कौन से हैं। राम कुमार वर्मा अगर ऑप्शन में होगा तो राम कुमार वर्मा आपको लगाना है, ग्रियर्सन होगा तो ग्रियर्सन आपको लगाना है ना। तो यहां कंफ्यूज आपका होता है, कभी आप ग्रियर्सन किसी पुस्तक में पढ़ लेते हो, किसी पुस्तक में आप राम कुमार वर्मा पढ़ लेते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दोनों चीजें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? स्वर्ण युग किसने कहा? सभी साथी बताइए, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, ग्रियर्सन या फिर दिनकर? बताइए किसने कहा है? भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? अब यहां पर स्वर्ण युग पूछा गया है आपसे, और ऑप्शन में भी आपको 2-2 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो आप उत्तर क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? ऐसी अगर स्थिति है, ऐसा अगर क्वेश्चन आया है तो आप क्या उत्तर लगाओगे? देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। स्वर्ण युग किसने कहा? भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा? ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो दोस्तों युग अगर आता है और ऑप्शन में आपके दोनों ऑप्शन यहां पर आते हैं तो दोनों ऑप्शन में से आपको क्या लगाना है? श्याम सुंदर दास। अगर युग पूछा गया तो, है ना, और दोनों ऑप्शन हैं तो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण काल पूछा जाए, और इसी प्रकार की स्थिति दोनों ऑप्शन की बनी है कि दोनों ऑप्शन आपको सामने दिख रहे हैं, तो स्वर्ण काल अगर पूछा जाए तो आप ग्रियर्सन लगा देना, है ना, और स्वर्ण युग अगर पूछा जाए तो श्याम सुंदर दास लगा देना। लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, तो इन दो में से एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, या तो आपको श्याम सुंदर मिलेगा या आपको ग्रियर्सन मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, ये तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि स्वर्ण युग कहा श्याम सुंदर दास ने
और स्वर्ण काल कहा ग्रियर्सन ने। लेकिन क्वेश्चन नॉर्मल ही आता है आपके पास, या तो आपसे काल पूछा जाता है या युग पूछा जाता है, इन दो में से ऑप्शन में एक ही आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते, साय में धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है? साय में धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है? या आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल किसने कहा? तो आप ग्रियर्सन लगा देना। ठीक है, साय में धूप काव्य कृति के रचनाकार कौन है आपको बताएं। तो यहां पर दोस्तों जाता है सीढ़ियों पर धूप में धूप, है ना, एक साय में धूप और दूसरी ये जो रचना है ये दोस्तों को पता होनी चाहिए कि रचना रघुवीर साय में धूप दुष्यंत कुमार को जानते हैं। अपनी की ओर चलते हैं, भाषा भूषण कृति के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण कृति के रचनाकार कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखो बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। धर्मवीर भारती माने जाते हैं या फिर दोस्तों दिनकर जी माने जाते हैं? कौन कौन सही उत्तर यहां पर बताएगा? भाषा भूषण किसे कहा जाता है? और बहुत कंफ्यूज हो गए, यहां पर भूषण देखा तो भूषण लगा दिया, लेकिन भूषण गलत है। उत्तर आपका क्या है? जसवंत सिंह। ऐसे ही आपको कंफ्यूज किया जाता है, यहां पर भाषा भूषण लगा देते हो लेकिन वास्तव में उत्तर जसवंत सिंह है। भाषा भूषण जसवंत सिंह। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? क्वेश्चन में डाउट्स रहता है आपको, लेकिन इसके बाद अब डाउट्स नहीं रहेगा। भक्ति आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? सभी लोग बताएंगे उत्तर आपका क्या हो जाता है। आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया? गणपति चंद्र गुप्त ने, मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? किसने कहा है आरंभिक काल और प्रारंभिक काल? ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बताया है कि सर अगर आरंभिक काल पूछा जाता है तो आप लगा देना मिश्र बंधु। मिश्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे। तीनों भाइयों के नाम आपको बताना है ना। आरंभिक काल आपसे पूछा गया तब आपका उत्तर मिश्र बंधु होगा, यानी कि आपका 1 नंबर होगा। अगर दोस्तों यहां आरंभिक ना होकर प्रारंभिक होता तब आप क्या लगाते? गणपति चंद्रगुप्त। प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, आरंभिक काल मिश्र बंधु, है ना। इसको आपको कंफर्म कर लेना। और मिश्र बंधु आरंभ से साथ में रहे, आरंभ से मिश्र बंधु साथ में रहे, इसलिए आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने कहा। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़े थोड़े से जो डाउट्स वाले प्रश्न रहते हैं उनको अपन को पढ़ना जरूरी है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आपसे अद्वैत नहीं पूछा है, आपसे द्वैताद्वैत नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। सभी लोग उत्तर बताएंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, निचोड़ क्लास चल रही है हिंदी साहित्य की एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, अगर ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तब आप उत्तर क्या बताओगे? और बहुत आंसर अच्छा आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है? बोले सर ये द्वैतवाद के कौन हो जाएंगे? द्वैतवाद के निम्बार्काचार्य हो जाएंगे, अद्वैतवाद के शंकराचार्य हो जाएंगे, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हो जाएंगे। जब ये 3 आपको पता है तो चौथे का उत्तर अपना आप निकल आता है। बोले सर मध्वाचार्य, है ना। तो द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य। याद रख लेना, है ना। आपसे क्वेश्चन यहां से बाद से जरूर पूछा जाता है ना। तो ये द्वैतवाद के मध्वाचार्य, निम्बार्क द्वैताद्वैतवाद के, शंकराचार्य अद्वैतवाद के और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के माने जाते हैं। ये प्रश्न आपका यहां पर ए नंबर की ओर आपका उत्तर चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, है ना। और हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? इसका उत्तर विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास या फिर केशवदास। इतना अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। सभी लोग लाइक जरूर करें। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें, है ना। गुरुवार और रविवार को आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज करवाई जाती है। ठीक है, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है तब आपने उत्तर बिल्कुल सही लगाया है। बोले सर हिंदी का जातीय कवि अगर बात करोगे तो वो कहा जाता है तुलसीदास को। किसे कहा जाता है? तुलसीदास। तुलसीदास से एक रचना पूछी जाती है जो आपको बताना है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है।
विनय पत्रिका की भाषा क्या है? एक क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सरल है। मैंने आपको कई बार बताया तुलसीदास जी के बारे में कि तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, सभी ने पढ़ा है और आपको पता है दोस्तों कि विनय पत्रिका की जो भाषा है वो भाषा कौन सी है? जल्दी से कमेंट में लिखे। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तब आपका उत्तर है तुलसीदास, है ना। और विनय पत्रिका इनकी रचना है, तब आपका राइट आंसर होगा कि सर ये ब्रज भाषा में है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी तुलसीदास की, वो ट्रिक आपको याद रखना है क्योंकि तुलसीदास की इन रचनाओं से संबंधित पूछा ही जाता है। क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जिसमें राम और मंगल आए। तुलसीदास की जो 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, इन 12 प्रमाणिक रचनाओं में अगर आपको राम और मंगल जिसमें दिखता है वो अवधी की होंगी, जिसमें राम और मंगल दिखता है वो अवधी भाषा की होंगी, और जिसमें राम और मंगल नहीं दिखता वो कौन सी भाषा की होंगी? ब्रज भाषा की होंगी। मैंने आपको एक ट्रिक दे दिया है ना, इस ट्रिक को फॉलो करोगे आप दोस्तों कभी गलत नहीं कर पाओगे इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणवादी लेखक नहीं माने जाते, बताइए मनोविश्लेषणवादी लेखक कौन नहीं माने जाते? नंदुलारी वाजपेयी, जैनेन्द्र कुमार, ईला चंद्र जोशी या फिर अज्ञे? कौन नहीं माने जाते? सभी लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया आंसर है ना, मनोविश्लेषणवादी लेखक कौन नहीं माने जाते। और यहां पर आपको अच्छा क्वेश्चन मिला है, बताइए। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार आपने देखे होंगे दोस्तों, कौन नहीं माने जाते? ये क्वेश्चन आता ही है, इस क्वेश्चन को लिख लो अपनी पुस्तक में, है ना। इस पुस्तक में आप लिख लोगे इसको तो दोस्तों आपको मजा आ जाएगा। और मनोविश्लेषणवादी लेखक नहीं माने जाते, तब आपका उत्तर होगा कि जैनेन्द्र कुमार तो माने जाते हैं, ईला चंद्र जोशी तो माने जाते हैं, अज्ञे तो माने जाते हैं, लेकिन कौन नहीं माने जाते? बोले सर ये नंद दुलारे वाजपेयी नहीं माने जाते। नंद दुलारे वाजपेयी आपको पता है दोस्तों, ये प्रयोगवाद शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था सबसे पहले। ये किस प्रकार के माने जाते हैं? सौष्ठववादी माने जाते हैं। कैसे माने जाते हैं दोस्तों? ये सौष्ठववादी माने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी, है ना। ये वही नंद दुलारे वाजपेयी हैं जिन्होंने सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों क्या माना है? छायावाद का प्रवर्तक माना है। लाइक जरूर करते रहिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है? अब ये क्वेश्चन आपके लिए डाउट्स वाला रहता है, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से समझाया है। हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है? बनारसीदास चतुर्वेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, अंबिका दत्त व्यास या फिर भारतेंदु जी? तो ये 4 विकल्प हैं। हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन माने जाते हैं? कौन कौन उत्तर बताएगा? 4 विकल्प हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। कितने लोग कंफ्यूज होते हैं वो भी देखते हैं। कौन कौन कंफ्यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आज, है ना। हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन माने जाते हैं? और मैं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन में 80% लोग क्या हो जाएंगे? 80% लोग कंफ्यूज, गलत करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि उनको पता है कि सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। यहां पर आपको याद रखना है कि हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी दोस्तों पेपर में आता है तब आपको उत्तर लगाना है बाबू श्याम सुंदर दास। क्या लगाओगे? बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी के प्रथम आत्मकथाकार कौन है? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तब आपको उत्तर बाबू श्याम सुंदर दास लगाना है ना। ये बनारसीदास चतुर्वेदी नहीं थे, ये बनारसीदास जैन थे, बनारसीदास जैन थे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए, है ना, और गलत कर दिया क्वेश्चन। हमेशा गलत करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो आपको बाबू श्याम सुंदर दास लगाना है, जो आपका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद यहां आते हैं, इस चीज को पढ़ो। मैं कहता हूं बार बार कि जो एडमिशन लेते हैं वो इसी चीज का फायदा उनको होता है कि सर एक एक चीज पता चलती है कि सन 1641 ईस्वी में बनारसीदास जैन ने ब्रज भाषा पद्य में अर्ध कथानक की रचना की, जिसे हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है ना। हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कौन सी है? तब आप लगाओगे अर्ध कथानक, है ना। अर्ध कथानक का संपादन नाथुराम प्रेमी ने किया था और इसका प्रकाशन पहली बार 1943 में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर बंबई से हुआ था दोस्तों, पहली बार, है ना। लेकिन आपको याद रख लेना कि सन 1941 में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्म कहानी को हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा मानी जाती है। तो यहां पर आपको याद रखना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए।
अगर क्वेश्चन में यहां पर दोस्तों आपका बाबू श्याम सुंदर दास था तो सबसे पहले याद रख लेना कि ये बाबू श्याम सुंदर दास की ही 1941 में प्रकाशित हुई है ना। 1641 में इनमें ब्रजभाषा पद्य में अर्ध कथानक की रचना की है ना, जिसे हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा माना जाता है, अर्ध कथानक को। इसको समझ लेना बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन पंजाब मास्टर कैडर में आया था और बहुत सारे लोग गलत करके आए थे इस क्वेश्चन को। क्यों गलत करके आए थे? क्योंकि उनको यहां पर बनारसी दास चतुर्वेदी दिख गया था तो समझ गए थे कि ये बनारसी दास ही हैं, है ना। लेकिन आपको पता होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो आपको बाबू श्याम सुंदर दास लगाना है, ठीक है, याद रख लेना सभी लोग। बहुत बढ़िया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अपन अगला प्रश्न देख लेते हैं। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? क्वेश्चन आता ही है, पक्का आता है ना, जल्दी से बताइए। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, विस्मय, भय या फिर आश्चर्य? बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है ये आपको बताना है। जुगुप्सा है, विस्मय है या फिर भय या फिर आश्चर्य है? एक बार लाइक जरूर कर देना और दोस्तों आपको बताना है कि वीडियो को लाइक करके शेयर अपने मित्रों तक कर देना। आज दोस्तों सभी लोग बीभत्स रस का स्थायी भाव बताएंगे और बीभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है ना, क्या होता है? बोले सर वो होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। ये यहां पर कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बहुत सारे लोग इस बीभत्स रस में दोस्तों क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं। इसको देख लो थोड़ा सा। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अगर रस से स्थायी भाव से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यही आएगा, या तो आपसे अद्भुत रस का पूछा जाएगा या आपसे बीभत्स रस का पूछा जाएगा। इन दोनों में से आपको मिल जाएगा, है ना। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है तो आपके ऑप्शन में आश्चर्य मिलेगा और विस्मय मिलेगा, आश्चर्य या विस्मय मिलेगा, ठीक है। और बीभत्स रस का पूछा जाता है तो जुगुप्सा या घृणा आपके ऑप्शन में मिलेगा। भूलना नहीं है साथियों, यहां से क्वेश्चन आता ही है ना। और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन दो में से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। एक पति के नोट्स के रचनाकार कौन है? एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स सभी लोग पढ़ते हैं, जल्दी से बताएंगे और उत्तर क्या हो जाएगा फटाफट से बताना है। एक पति के नोट्स के रचनाकार कौन है? तो महेंद्र भल्ला है या फिर ममता कालिया, नीलेश रघुवंशी या फिर अज्ञेय जी हैं। एक पति के नोट्स और एक पत्नी के नोट्स। मैंने कई बार आपको याद करवाया कि एक पति के नोट्स अगर आप किसी को दोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, भल्ला भल्ला पढ़ेंगे। बोले सर, है ना, ये भल्ला भल्ला पढ़ेंगे, याद रख लेना। तो एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, एक पत्नी के नोट्स आपसे पूछा जाता है, एक पत्नी के नोट्स, तो एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया। अगर अपनी पत्नी के नोट्स किसी को दे दिए तो फिर पत्नी का कालिया रूप देख लेना, कालिया। बोले सर पत्नी के नोट्स क्या दे दिए? पत्नी तो कालिया बन गई, है ना। तो ममता कालिया, एक पत्नी के नोट्स, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, इनको हमें अच्छे से याद करना है। अगला क्वेश्चन आता है यहां पर, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है ये बताना है। इतनी अच्छी दोस्तों कहानी है। अब यहां पर प्रेमचंद हैं, रांगे राघव हैं, सुदर्शन हैं या फिर दोस्तों राजेश जोशी हैं? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लाइक जरूर कर दें सभी लोग, वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक की क्लास रोज 9 बजे होती है और टीजीटी पीजीटी वाले हमारे जितने भी साथी हैं दोस्तों लग जाएं बिल्कुल अध्ययन करने और पढ़ने रहें। और बहुत अच्छे से यहां पर सीरीज है ना, मात्र 1-1.5 महीने में दोस्तों आपको 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज करवाई जाएगी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, है ना। जो मैं ओल्ड में आपको पढ़ा भी चुका हूं एक बार और फिर से ये सीरीज करवा दूंगा। तो जिनने पढ़ लिया उनका रिवीजन हो जाएगा, जिनने नहीं पढ़ा वो हो जाएगा। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है वो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें। और यहां पर जब ऐसी स्थिति बनती है तब आपको याद रख लेना है दोस्तों कि ये पंच परमेश्वर कहानी ये प्रेमचंद की बस आपने पढ़ी है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि सर ये पंच परमेश्वर जो कहानी है वो रांगे राघव की भी है, रांगे राघव की भी है और दोस्तों प्रेमचंद की भी है ना। तो ये आपको याद रख लेना, पंच परमेश्वर कहानी एक रांगे राघव की भी है और एक प्रेमचंद की भी है, ठीक है। सभी लोग इस चीज को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। कई बार कंफ्यूज होते इसमें, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये पंक्ति कितनी बार पूछी गई है ना। और एक पंक्ति आती है कि जाति ना पूछे साधु के, जाति ना पूछिए साधु की,
चाहे पूछ लीजिए ज्ञान, है ना, यही पूछा जाता ना। तो यहां पर बहुत सारे लोग दोस्तों कंफ्यूज होते हैं। जाति ना पूछे साधु की, चाहे पूछ लीजिए ज्ञान, और जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यहां कंफ्यूज आपका क्रिएट होता है, लेकिन इस कंफ्यूज को क्लियर करना है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, ये जो पंक्ति है दोस्तों, ये कबीरदास की नहीं है। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति रामानंद की है। किसकी है? बहुत सारे लोगों ने बता दिया कि सर ये पंक्ति कबीर की है। बहुत सारे लोगों ने आंखें बंद की और कबीर लगा दिया। मैं इसलिए डाउट्स वाले क्वेश्चन आपको लेकर के आया हूं कि आप लोग जाते हो एग्जाम में और सीधा सीधा लगाते हो। अब दोस्तों एक पूछी जाती है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये पंक्ति रामानंद की है। किसकी है? रामानंद की है। लेकिन आपको याद रख लेना है जो तो, है ना, जाति ना पूछे साधु की, चाहे पूछ लीजिए ज्ञान, है ना, ये कबीर की है। ये किसकी है? ये कबीर की है। तो ये दोनों में आपको अंतर समझ लेना है और दोस्तों याद रखना है, ये कबीर की है, ये रामानंद की है। ठीक है, याद रख लेना। जाति ना पूछे साधु की, चाहे पूछ लीजिए ज्ञान, एक कबीर की है। ठीक है, यहां कंफ्यूज नहीं होना। अगला क्वेश्चन है, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति किसकी? अगर ऐसा क्वेश्चन आपका आता है तो क्या बताओगे आप? जल्दी से बताओ। भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद पंक्ति के रचनाकार कौन है? कबीरदास, रामानंद, रामानुजाचार्य या फिर तुलसीदास? भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, ये पंक्ति किसकी है? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर आपको चयन करना है। लाइक सभी लोग कर दें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को आज ही डाउनलोड कर लें, है ना। पेड क्लास में दोस्तों हिंदी साहित्य की निचोड़ क्लासें चल रही हैं। मात्र 1199 में आप एडमिशन लेकर के बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अंतिम दिनों में हिंदी साहित्य का निचोड़ कोर्स, है ना, हिंदी साहित्य के लगभग 2000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। ट्रिकी वीडियो, डाउट्स वाले वीडियो, ये सारी चीजें वहां पर मिलने वाली हैं। और भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, बोले सर ये पंक्ति रामानंद की नहीं, ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है। किसकी पंक्ति है? ये कबीर की पंक्ति है। यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर जिन्होंने लगाया है, सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, तो यहां पर आपको ये नंबर बिल्कुल सही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता, नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? अब देखते हैं कौन कौन कंफ्यूज होता है ना। हमें तो सिर्फ आपको बताना है दोस्तों कंफ्यूज कौन होता है, बताइए। अब बहुत सारे लोग यहां पर डाउट्स लेते हैं दोस्तों, इसको भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं। यहां पर याद रख लेना कि जब यहां पर ऑप्शन में डॉक्टर सत्येंद्र है ही नहीं, तो जो सत्येंद्र वाले हमारे खिलाड़ी हैं, डॉक्टर सत्येंद्र वाले, वो डॉक्टर सत्येंद्र का राग अपना अलग कर दो। यहां पर ऑप्शन में कबीर आ रहा है तो आपको कबीर लगाना है सीधा सीधा, नहीं तो आप डॉक्टर सत्येंद्र की ओर, किसी पुस्तक में आपको डॉक्टर सत्येंद्र मिल जाता है, लेकिन उसमें भी दोस्तों अंतर है। यहां पर जब कबीर दास है तो आप डॉक्टर सत्येंद्र की ओर मत दौड़ो, है ना। यहां पर आओ, नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन माने जाते हैं, ये भी आपको बताना है। सभी लोग बताएं, नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान। एक क्वेश्चन आता है कविता के नए प्रतिमान, है ना, और एक पूछा जाता है नई कविता के प्रतिमान। ये दो क्वेश्चन आपको डाउट्स में डाल देते हैं, तो आप क्या उत्तर बताओगे? क्या उत्तर बताओगे? जल्दी से बताओ। नई कविता के प्रतिमान और कविता के नए प्रतिमान, तो यहां पर आपको नई, मैंने आपको याद करवाया है कि सर नई नई लक्ष्मी पकड़ना है, नई नई लक्ष्मी पकड़ना है। सभी लोग पकड़ते ना नई नई लक्ष्मी, है ना। जैसे नोटबंदी हुई तो नई नई लक्ष्मी पकड़ रहे थे, सब लोग बोले 200 का नोट हमें दे दे, नई नई, है ना। तो नई नई लक्ष्मी, अगर नई शब्द पहले आ रहा है तो आपको लक्ष्मी पकड़ना है, नई नई, तो याद रख लेना। और कविता शब्द पहले आ रहा है तो कविता किसी का नाम है तो नामवार से है। दो क्वेश्चन सेम है, याद रख लेना। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान नामवर से हैं, नामवर से हैं। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महज डिप्टी राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? राष्ट्रकवि तो आपको पता है कि सर राष्ट्रकवि कहा जाता है किसको? राष्ट्रकवि तो पता है कि सर मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। इनकी रचना है दोस्तों 1912 की। 1912 की कौन सी रचना है? भारत भारती रचना है 1912 की, जिसके कारण दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को प्रसिद्धि मिली और इसी के कारण महात्मा गांधी जी ने दोस्तों इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। इनको आपको याद रखना है। महज डिप्टी राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
है ना, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, दिनकर जी। और दिनकर की के बारे में पढ़ना है कि सर इनका जन्म तो 1908 में हुआ था, है ना। इनकी रचना होंकार, होंकार हमें दिन में भरना है तो होंकार इनकी रचना है। बोले सर इनकी रचना कुरुक्षेत्र, है ना, इनकी रचना कुरुक्षेत्र, इनकी रचना रश्मि रथी, इनकी रचना परशुराम की प्रतीक्षा, कई बार पूछी जाती है। इनकी रचना उर्वशी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था, है ना। और मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती दोस्तों, जिसके कारण इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। इन्हें राष्ट्र कवि और डिप्टी राष्ट्र कवि दिनकर जी को कहा जाता है। इसको भी आपको याद करना है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको माइंड करना है, सेट करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है। इतना अच्छा क्वेश्चन आया। अब देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद हैं, सुदर्शन हैं, शमशेर बहादुर हैं या फिर अज्ञेय हैं। सभी लोग बताएंगे हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन माने जाते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन है आपका, बढ़िया प्रश्न है, सभी लोग बताएं। अब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। ये रचना कई बार पूछी गई है ना। और दोस्तों देखते हैं कौन कौन ने अभी तक पढ़ा है। सिर्फ आपने सुदर्शन पढ़ा था, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि सर हार की जीत एक रचना प्रेमचंद की भी है। हार की जीत रचना कहानी दोस्तों एक प्रेमचंद की भी है और एक कहानी सुदर्शन की भी है। अभी तक हमने सुदर्शन ही पढ़ा था कि सर हार की जीत कहानी सुदर्शन की है, बाबा भारती, खड़क सिंह डाकू, है ना। लेकिन एक हार की जीत कहानी प्रेमचंद की भी है। किसकी है, प्रेमचंद की भी है। तो यहां पर आपको याद रखना, हार की जीत कहानी प्रेमचंद की भी है और सुदर्शन की भी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी दोस्तों, कंफ्यूज नहीं रहना, दोनों आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, सभी से बनेगा लगभग। सभी लोग लाइक जरूर करेंगे अपने दोस्तों इस वीडियो को। पूस की रात कहानी के जो रचनाकार माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। प्रेमचंद जी माने जाते हैं, बादशाह हुसैन रिजवी, यशपाल या फिर अज्ञेय माने जाते हैं। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। तो आप अधिकांश लोगों ने उत्तर बता दिया दोस्तों। आपको पता है कि ये पूस की रात दोस्तों, पूस की रात दो लोगों की है, दो लोगों की है। वो दो लोग यहां पर उपस्थित हैं। सबसे पहले तो प्रेमचंद की आपको पता है, लेकिन आपको यह भी पता होनी चाहिए कि बादशाह हुसैन रिजवी की दोस्तों ये रचना है। बादशाह हुसैन रिजवी की भी ये रचना है पूस की रात कहानी, है ना। तो इनकी भी कहानी है और प्रेमचंद की भी कहानी है। तो याद रखना, वैसे अधिकांश आपको प्रेमचंद पूछा जाता है, लेकिन इसको भी अपन को नहीं भुलाना है। पूस की रात कहानी प्रेमचंद, पूस की रात कहानी के रचनाकार दोस्तों बादशाह हुसैन रिजवी भी हैं, है ना। तो ये दोनों आपको याद रखना है, दोनों। जैसे सुदर्शन की अपन ने हार की जीत पढ़ ली कि प्रेमचंद की भी है और सुदर्शन की भी है, वैसे ही पूस की रात प्रेमचंद की भी है और बादशाह हुसैन रिजवी की भी है। ठीक है, याद रख लेना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात के रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है। तेरी मेरी उसकी बात प्रेमचंद है, निराला है, यशपाल है या फिर अज्ञेय हैं। तेरी मेरी उसकी बात। और ऐसे कौन से साथी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किया। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को सभी साथी डाउनलोड करें, अध्ययन करें, बढ़िया मस्ती से अध्ययन करते रहें। तेरी मेरी उसकी बात के रचनाकार कौन माने जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों। एक उद्देश्य है कि जितने जहां पर आपके 1-2 नंबर से आप चूकते हो एग्जाम में, है ना, वो भी आप 1-2 नंबर से नहीं चूको। ऐसे उद्देश्य को लेकर, ऐसे क्वेश्चनों को लेकर के हम आपको आते हैं, है ना। तो यहां पर तेरी मेरी उसकी बात के रचनाकार कौन माने जाते हैं। और तेरी मेरी उसकी बात बोले किसको नहीं बताना, यश को नहीं बताना, यशपाल। तेरी मेरी उसकी बात, यशपाल। ठीक है, यहां पर याद रख लेना। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, कोठरी की बात, कोठरी की बात ये किसकी रचना है। कोठरी की बात, तो कोठरी की बात अज्ञेय, कोठरी की बात अज्ञेय, है ना। बोले सर कोठरी की बात तो अज्ञेय रहनी चाहिए, तो कोठरी की बात अज्ञेय। तेरी मेरी उसकी बात दोस्तों ये किसकी है, तो तेरी मेरी उसकी बात यशपाल, है ना। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोठरी की बात किसकी, आप बता देना अज्ञेय। तेरी मेरी उसकी बात किसकी है, तो आप बता देना यशपाल। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि कौन है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, इतना अच्छा क्वेश्चन दिया है और विकल्प भी इतने अच्छे दिए हैं कि दोस्तों आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होकर गलत कर बैठोगे। हिंदी के प्रथम कवि कौन है बताइए। क्वेश्चन कई बार आया है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है,
लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि कौन है। सभी लोगों को पता है कि सर, आपको पता है कि हिंदी के प्रथम जो कवि हैं वो कवि हैं सरहपाद। कौन है? सरहपाद हैं, है ना। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सरहपा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, अगर आपसे महाकवि पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे? महाकवि कौन है तब आप क्या लगाओगे? तब आपको चंद्र बरदाई लगा देना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राम कुमार वर्मा ने, किसने? राम कुमार वर्मा ने। दोस्तों राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, तब आप किसे लगाओगे? स्वयंभू, है ना। तो ये पूरे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपने ये नहीं सोचा कि सर हिंदी की प्रथम रचना तो श्रापकाचार है ना, हिंदी की प्रथम रचना तो श्रापकाचार है, लेकिन हिंदी के प्रथम कवि सरहपाद कैसे हो गए, है ना। ये भी आपने कभी नहीं सोचा। सोच लेना थोड़ा सा कि हिंदी के प्रथम कवि तो दोस्तों सरहपाद हैं, जबकि हिंदी की प्रथम रचना तो श्रापकाचार है। श्रापकाचार के रचनाकार देवसेन है। श्रापकाचार का रचना काल 933 ईस्वी है और इसे हिंदी की प्रथम रचना होने का गौरव प्राप्त है, ये सभी को पता है। तो यहां पर हिंदी के प्रथम कवि को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, सरहपाद आपको लगाना है। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है तो चंद्रबरदाई लगाना है। अगर पूछा जाए कि रामकुमार वर्मा ने किसे माना तो स्वयंभू को बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है बिहारी और देव के रचनाकार कौन है? बिहारी और देव, ये क्वेश्चन कई बार आया है। बिहारी और देव के रचनाकार कौन है ये बताओ। भगवान दीन है, कृष्ण बिहारी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर हरिऔध हैं। तो बिहारी और देव के रचनाकार कौन माने जाते हैं? सभी लोग लाइक जरूर कर देना दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से आपको वीडियो को लाइक अपने मित्रों तक शेयर करते रहना है। बहुत सारे प्रश्नों पर अपन यहां पर दोस्तों डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। बिहारी और देव के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इतना अच्छा क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। बिहारी और देव, है ना, बिहारी और देव भगवान दीन माने जाते हैं और भगवान दीन आपका बिल्कुल श्रेष्ठ उत्तर हो जाता है। बिहारी और देव के रचनाकार भगवान दीन है, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही होता है ना। और दोस्तों इस रचना में इन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ बताया है ना। तो ये भगवान दीन का बिहारी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे सभी लोग दोस्तों। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वो ही क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। यहां वहां की बातें नहीं, सिर्फ एग्जाम के प्रश्नों पर फोकस करना है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम आपको पता है, क्वेश्चन आता है त्रिलोचन से। सोनेट लेखन के लिए कौन जाने जाते हैं? तो सोनेट लेखन के लिए जाने जाते हैं त्रिलोचन। इनका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम आपको बताना है, बताइए, है ना। अपन ने आपने पढ़ा होगा कि मैं उस जनपद का कवि हूं, मैं उस जनपद का कवि हूं, है ना। आपको पता है, सभी लोगों ने देखी होगी, एक रचना पढ़ी होगी। और दोस्तों ताप के ताए हुए दिन भी पढ़ी है त्रिलोचन की, आपको पता है। और त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है ये अगर आपसे पूछा गया है तब आपका उत्तर हो जाता है वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र यही है क्या त्रिलोचन का वास्तविक नाम, या फिर वासुदेव सिंह है? बहुत सारे लोगों ने वैद्यनाथ मिश्र लगा दिया, जबकि उत्तर वासुदेव सिंह है ना। बहुत सारे लोग दोस्तों कंफ्यूज हो गए क्योंकि आपने पढ़ा था नागार्जुन का वास्तविक नाम। आपको क्या धुन बंधी थी कि सर वैद्यनाथ, लेकिन वैद्यनाथ इसका आंसर गलत है। क्या है? गलत। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है दोस्तों। और नागार्जुन का वास्तविक नाम था क्या? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। और त्रिलोचन का वास्तविक नाम था वासुदेव सिंह, है ना। बोले सर आओ देखा ना ताओ और लगा दिया वैद्यनाथ। नहीं लगाना भैया, इसी प्रकार से पढ़ते रहना है। और आज आपने एहसास किया होगा इस क्लास को देख करके, लगा होगा कि हमने अभी तक जो पढ़ा है वो तो सब क्या है, वो तो सब क्या है। बोले सर इतना कंफ्यूज क्रिएट करते ये क्वेश्चन, है ना। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों तक शेयर कर देना और सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर देना, है ना। और इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें। रोज रात्रि 9 बजे ये क्लास होती है, रोज रात्रि 8 बजे एक दोस्तों ट्रिकी वीडियो आएगा आपका हिंदी साहित्य का, उसको भी आप देख लेना। अब हिंदी का व्याकरण का नहीं आएगा, एक ट्रिकी वीडियो आएगा, वो भी सभी लोग देख लेना, ठीक है। और इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें, बढ़ते रहें आगे। और दोस्तों बहुत अच्छा, यहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में, है ना। यहां पर कोर्स पूरा रिकॉर्डेड कंप्लीट कोर्स हो चुका है। यहां पर आप दोस्तों इसमें एडमिशन ले सकते हैं। विस्तृत अध्ययन, जहां पर टेस्ट हैं, ट्रिक भी हैं, डाउट्स वाले आपके वीडियो भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
और इसमें आप एडमिशन लेकर के अध्ययन करेंगे तो और मजा आएगा आपके लिए। लास्ट दिनों में दोस्तों एक अच्छा मौका है, मात्र 1199 में आप पढ़ सकते हो, जहां पर लाइव निचोड़ क्लासें भी स्टार्ट है। निचोड़ के माध्यम से आपको वो सुपर चीजें बताई जाती हैं जो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बहुत बहुत गीतिका जी, आकाश जी, रश्मि जी, लवली जी, दारसू जी, अब दोस्तों इतनी तैयारी आपको करना है, युद्ध स्तर की तैयारी में लग जाइए आप लोग, है ना। अभी तक जो पढ़ा है उसको रिवीजन कर डालिए और दोस्तों अध्ययन करिए। आगे के कुछ टॉपिक आपके लिए हैं वो मैं करवा दे रहा हूं। विमलेश जी, प्रमोद, नारायण जी, लालदास, मनीषा जी, ललिता जी, ठीक है, सतीश जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, है ना। लालदास, प्रमोद, डॉली सेठ जी, ओम जी, कमला, श्याम पंडित जी, कुबेर जी, लोकेश जी और शिवांशी जी, दारसू, मंजू जी, लालदास जी, प्रिंस जी, विजय जी, तनु जी, रचना जी, गीतिका, राममूरत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। 9 बजे एक क्लास होती है दोस्तों और एक क्लास आपकी 40 मिनट चलती है ना। लाइक जरूर करना है। रचना, रीता, मंजू जी, कमला, प्रमोद जी, दारसू जी, प्रमिला, राजेश जी, मनीषा, रश्मि पाठक जी, किशोल जी, ठीक है, प्रमोद कुंवर जी, संजय यादव जी, गीतिका जी, वेरी गुड, कार्तिक सिंह जी, रचना जी और नवदीप जी, रुचि जी, मंजू जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अच्छे से अध्ययन करें। अब दोस्तों आपके लिए कुछ ही टाइम है ना, जिसके लिए आप सुनीता तिवारी जी यहाँ पर बहुत अच्छा रेगुलर अध्ययन आप कर सकते हैं। रोहित जी, शैलेश कुमार जी, ठीक है, मंजू जी, प्रमोद जी, कुशल जी, रंजना, ललित जी, दारसू, मधु जी, प्रमोद जी, कुबेर जी, ठीक है, तनु जी, जया, अमृता, कुशल, बहुत बढ़िया, कृष्णा, बाल मुकुंद, भारती, अनिल जी, ममता, सीमा, ओमदेव जी, अजय शर्मा जी, नीतू जी, राकेश जी, राधिका, ओपी सिंह, शशि, ललिता जी, निरूपमा, प्रमोद, ठीक है, जुगनू जी, लवली जी, सभी साथियों को धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। ठीक है, जय हिंद।